आप सभी प्रतियोगी छात्रों का आज की कक्षा में स्वागत है। आप लोग अध्ययन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग द्वारा पूर्व वर्षों में आयोजित पीजीटी परीक्षा नागरिक शास्त्र के पूर्व वर्षों में आए हुए प्रश्नों के हल का। अब तक आप सभी लोगों ने वर्ष 2004 जो विशेष परीक्षा हुई थी उसका प्रथम भाग प्रश्न संख्या 1 से लेकर के प्रश्न संख्या 30 तक का अध्ययन कर लिया है। आज हम 2004 के द्वितीय भाग प्रश्न संख्या 31 से लेकर के और प्रश्न संख्या 60 तक का अध्ययन करेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, उसका विश्लेषण करेंगे और सर्वमान्य उत्तर को हल खोजने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं प्रश्न संख्या 31 से। प्रश्न संख्या 31 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा प्रदत्त कूट से सही उत्तर का आप चयन करें। तो आप देखिए इसमें 4 विकल्प आपके लिए हैं। ए, प्रजातंत्र के लिए राजनीतिक दल आवश्यक हैं। 2, राजनीतिक दल राजनीतिक शिक्षा प्रदान करते हैं। सी, जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की महती भूमिका है। और डी, राजनीतिक दलों का उद्देश्य सत्ता की प्राप्ति है। तो आप यहाँ पर देखिए कि जो 4 जो विकल्प ए बी सी डी दिए हुए हैं, कूट दिया हुआ गया है। 1 में ए और सी सत्य है, 2 में ए और डी सही है, 3 में उपर्युक्त सभी सत्य हैं और 4 सभी असत्य हैं। प्रजातंत्र राजनीतिक दल के लिए आवश्यक है, इसलिए यह उत्तर यहाँ पर ये सही है। राजनीतिक दल जनता को राजनीतिक शिक्षा भी प्रदान करते हैं, यह भी सही है। जनमत के निर्माण में राजनीतिक दलों की काफ़ी भूमिका होती है, यह भी सही है। और राजनीतिक दलों का उद्देश्य आप जानते हैं सत्ता प्राप्ति है। इसमें चारों विकल्प जो हैं वह सही हैं। तो यहाँ पर विकल्प संख्या कूट में 3 जो है कि उपर्युक्त सभी सत्य हैं, यह जो है सही है। तो इसकी व्याख्या को हम समझने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः राजनीतिक दल हैं क्या? राजनीतिक दल लोकतंत्र के लिए आवश्यक हैं। ये लोकतंत्र के प्राण भी कहे जाते हैं। इन्हें शासन का चतुर्थ अंग भी कहा जाए तो ये कोई अतिशयोक्ति हाइपरबोलिक बात नहीं होगी। प्रोफेसर मुनरो नामक एक विद्वान था। मुनरो ने जो है राजनीतिक दल की महत्ता को बताते हुए कहा था कि लोकतंत्रात्मक शासन जो है वह दलीय शासन का दूसरा नाम है। इसी तरह से एक विद्वान और था ह्यूबर ने राजनीतिक दलों के बारे में क्या कहा? इन्होंने कहा कि राजनीतिक दल प्रजातांत्रिक मशीनरी के लिए तेल के समान है, तेल के तुल्य है। एक और लेखक है मैकाइवर। ये क्या कहते हैं राजनीतिक दलों के बारे में? इनका कहना है कि जिस राज्य में राजनीतिक दल नहीं होते हैं वहां पर सरकारों को बदलने का एक ही रास्ता होता है और वह रास्ता है क्रांति का। अब ये राजनीतिक दल की विशेषता या उसके महत्ता की बात हो गई। राजनीतिक दल वास्तव में होते क्या हैं? बर्क नामक एक विद्वान है, बर्क का नाम आपने सुना होगा। बर्क ने राजनीतिक दल की परिभाषा करते हुए कहा कि राजनीतिक दल जो है ऐसे व्यक्तियों का समूह है, यानी यह व्यक्तियों का समूह है जो कुछ निश्चित सिद्धांतों पर सहमत है। यानी व्यक्तियों का ऐसा समूह जो कुछ निश्चित सिद्धांतों पर सहमत है और संयुक्त प्रयासों से सार्वजनिक हित का संवर्धन यानी सार्वजनिक हित को बढ़ाने के लिए वे संगठित होते हैं। इसे राजनीतिक दल कहा जाता है।
राजनीतिक दल की परिभाषा, वर्ग की परिभाषा को समझने के बाद राजनीतिक दल के कुछ तत्व आपके सामने आते हैं। जैसे पहला संगठन। राजनीतिक दल के लिए संगठन का होना जरूरी है। संगठन में पदाधिकारी होते हैं, संगठन के अंदर सदस्य होते हैं और वे एक निश्चित उद्देश्यों के लिए कार्य भी करते हैं। जो राजनीतिक दल होते हैं उनमें कुछ मूलभूत सिद्धांत, कुछ विचारधारा होती है, जिन विचारधाराओं के प्राप्ति के लिए राजनीतिक दल संगठित होते हैं और उन सिद्धांतों पर जो उसके सदस्य होते हैं उनकी सहमति होती है। कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे आप बीजेपी को देख ले, चाहे कांग्रेस को देखिए, सपा को देखिए, बसपा को देखिए, इनके कुछ मूलभूत सिद्धांत हैं, उसके सदस्य उन मूलभूत सिद्धांतों से सहमति रखते हैं। इसके साथ साथ जो राजनीतिक दल होते हैं, ये राजनीतिक दल सत्ता प्राप्ति करने के लिए क्रांति का सहारा नहीं लेते हैं, बल्कि ये संवैधानिक साधनों का प्रयोग करते हैं। भारत में सत्ता परिवर्तन के लिए संवैधानिक साधन जो है वह चुनाव है। जो राजनीतिक दल सत्ता में आना चाहते हैं वो अन्य राजनीतिक दलों से चुनाव में प्रतिस्पर्धा करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। यदि उनके साथ जनमत होता है तो वे सरकार बदलते हैं और इसके साथ साथ राष्ट्रीय या सार्वजनिक हित को वे सामने रख करके कार्य करते हैं, जिसमें उनके व्यक्तिगत हित की बात नहीं बल्कि लोक कल्याण, जन कल्याण, राष्ट्रीय कल्याण की बात जिसमें समाहित होती है। व्यवहार में क्या होता है वो दूसरी बात है, लेकिन सैद्धांतिक स्थिति राजनीतिक दलों की यही है। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों में शामिल है। यहाँ पर 4 जो है बातें दी गई हैं, A, B, C, D। उसमें पहला ए में कहा गया है कि सभी को जो है आजीविका का अधिकार होना चाहिए। बी है पुरुष और नारी को समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। सी कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन और डी मातृत्व सुरक्षा। यहाँ पर जो चारों ऑप्शन हैं आप देखिए कि ए, बी, सी और डी यहाँ चारों सही हैं और कूट में जो विकल्प संख्या 3 है उपर्युक्त सभी सत्य हैं, यह उत्तर इसमें सही है। तो 32 को आपने देखा कि यहाँ पर राज्य के नीति निदेशक तत्व के बारे में कहा है। नीति निदेशक तत्व राज्य के लिए निर्देश देने वाले तत्व कि राज्य अपने कार्य संचालन में, कानून निर्माण में इन तत्वों को ध्यान रखेगा और इन तत्वों को लागू करने का प्रयास करेगा। यानी अगर आप देखें कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 में जो है, किस अनुच्छेद में, 36, अनुच्छेद 36 में यह बात कहा गया है कि जो राज्य है वह भविष्य में कानून निर्माण करते समय इन तत्वों को ध्यान में रखेगा तथा इन्हें लागू करने के लिए कानून बनाएगा। एक बात सामने आती है, यदि राज्य नीति निदेशक तत्वों को लागू ना करे तो क्या राज्य के खिलाफ न्यायालय में जाया जा सकता है? तो नहीं। राज्य नीति निदेशक तत्वों को लागू नहीं कर रहा है तो आप इसके लिए न्यायालय में नहीं जा सकते, कोई न्यायिक शरण आप प्राप्त नहीं कर सकते। जिस तरह से मौलिक अधिकारों में आप न्यायालय में जाते हैं उस तरह आप नीति निदेशक तत्वों में नहीं जा सकते। आप देखिए कि जो चारों विकल्प थे यहाँ पर ये सही कैसे हैं, किन अनुच्छेदों में इनकी बात कही गई है जिससे आप पहचान कर पाएंगे कि चारों विकल्प सही हैं। अनुच्छेद 39A अगर इसको देखें तो यहाँ पर अनुच्छेद
39 ए या फिर का आप कह सकते हैं। इस अनुच्छेद में यह बात कहा गया है कि राज्य अपनी नीतियों का संचालन या क्रियान्वयन इस तरह करेगा कि सभी स्त्री और पुरुषों को, जो कि भारत के नागरिक हैं, समान रूप से आजीविका पाने का अधिकार होगा। यानी अनुच्छेद 39 ए के तहत यह उत्तर विकल्प सही हो जाता है। 39 डी, यह जो है अनुच्छेद 39 डी यानी 39 घा के अंतर्गत यह बात कहा गया है कि पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रबंध किया जाएगा, ऐसा अनुच्छेद 39 डी में कहा गया है। अनुच्छेद 43 अनुच्छेद 43वां अनुच्छेद में क्या बात कहा गया है? इसमें कर्मकारों का यानी मजदूरों का उद्योगों में प्रबंधन के साथ साथ राज्य कुटीर उद्योगों के स्थापना का प्रयास भी करेगा। अनुच्छेद, यहां पर आप देखिए कि अनुच्छेद 42 में क्या बात है? इसमें कहा गया है कि राज्य प्रसूति सहायता, यानी जो महिलाएं तत्काल बच्चों को जन्म देती हैं या जन्म देने वाली जो महिलाएं होती हैं, उनके सहायता और उनके मातृत्व की सुरक्षा के लिए राज्य जो है प्रबंध करेगा अनुच्छेद 36 में। इस तरह से आपने देखा अनुच्छेद 42 में, तो इस तरह से आपने देखा कि इस 32वें में उपयुक्त सभी जो है सही हैं। प्रश्न संख्या 33 है कि जनमत निर्माण के साधन हैं। ए बी सी डी 4 साधन यहाँ पे दिए गए हैं। इनमें से कौन सा विकल्प जो है सही है? ए है प्रेस, बी है राजनीतिक दल, सी है दूरदर्शन और डी है शेयर बाजार। तो अगर आप गहराई से देखेंगे कि शेयर बाजार जो है ये वित्तीय कार्यभार से संबंधित है। वित्तीय कार्य है, एक बाजार है, उस बाजार में जो है कंपनियां सूचीबद्ध हैं और वहां पर निवेश और जो है खरीद फरोख्त शेयरों का होता है। यह शेयर बाजार से संबंधित है। और जनमत जो है, ये जो तीनों साधन हैं, प्रेस, राजनीतिक दल और दूरदर्शन, ए, बी और सी, आप यहां पर देखिए कि तीसरे विकल्प में ए, बी, सी तीनों विकल्प जो है इसमें सही हैं। इसलिए इसमें जो उत्तर सही होगा वह 3 सही होगा। अब यहां पर आप देखें कि यह जो जनमत है, पब्लिक ओपिनियन जिसे कहा जाता है, जनमत जनता का मत, यह जनमत जनता का मत, यह जनमत जो है पब्लिक ओपिनियन वास्तव में है क्या? जनमत जो होता है, कोई मुद्दा है, कोई प्रश्न है, उस मुद्दे या प्रश्न पर जनता का अभिवृत्ति क्या है, उसका राय क्या है, उसका विचार क्या है, उसका विश्वास क्या है। और ये जो मुद्दे हैं, ये प्रश्न हैं, ये सार्वजनिक हित से संबंधित होते हैं। यानी एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा प्रश्न जो सार्वजनिक हित से संबंधित है, उस मुद्दे, उस प्रश्न पर जनता की अभिवृत्ति, राय, विचार या विश्वास जो है वही जनमत है। जनमत के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण विद्वानों की परिभाषाएं हैं जो परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाता है। एक विद्वान हैं, इनका नाम है ब्राइस। आप लोग इनका नाम सुने होंगे,
ब्राइस ने जनमत के संदर्भ में क्या कहा। जनमत के लिए इन्होंने कहा कि जनमत मनुष्यों के उन विभिन्न दृष्टिकोणों का योग मात्र है। यानी जनमत में मनुष्यों का होना जरूरी है और मनुष्यों का विभिन्न दृष्टिकोण भी है और दृष्टिकोण का योग भी है जो सार्वजनिक हित के बारे में रखते हैं। यानी ब्राइस ने भी जो बात कहा है, जनमत जो है वह मनुष्यों का मत है, मनुष्यों का क्या है, दृष्टिकोण है। और यह दृष्टिकोण जो है इन्हीं का योग है और ये सार्वजनिक हित से, सार्वजनिक यानी पब्लिक इंटरेस्ट से ये संबंधित हैं, सार्वजनिक हित से ही ये संबंधित होंगे, तभी यह जनमत होगा। यानी जनमत में विवेक और तर्क वितर्क का होना आवश्यक है। जनमत सार्वजनिक हित से संबंधित होंगे, जनमत सर्वसाधारण के हित के संबंधित होंगे। और जनमत में एक बात और भी है कि जनमत का तात्पर्य बहुमत का दृष्टिकोण नहीं है, बल्कि जनमत में बहुमत तो शामिल है लेकिन उसमें अल्पमत का भी मत मिला हुआ है। यानी जो अल्पमत में है वह भय के कारण नहीं, बल्कि इस दृढ़ विश्वास के कारण जो है उस समस्या पर, उस प्रश्न पर अपना विश्वास व्यक्त करे कि यह लोगों के कल्याण के लिए है। तो इसमें अल्पमत के लिए भय की कोई गुंजाइश नहीं होती। जो जनमत होता है उस जनमत के कई सारे जो है साधन भी होते हैं जनमत को तैयार करने का। उन साधनों के माध्यम से राजनीतिक दल या अन्य जो हैं अपने किसी समस्या, किसी मुद्दे पर लोगों के विचार को जानते हैं। तो जो जनमत निर्माण के साधन होते हैं, पहला साधन जो जनमत निर्माण का सबसे प्रमुख है न्यूज़पेपर यानी समाचार पत्र। यह समाचार पत्र जो है जनमत निर्माण का महत्वपूर्ण साधन है। जनमत के लिए तैयार यह जो समाचार पत्र है, समाचार पत्र में खबरें छपती हैं और उन खबरों में कई ऐसी बातें होती हैं जिस पर जनता अपनी राय, विचार विमर्श करती है। दूसरा जो साधन जनमत का है वह है सार्वजनिक सभाएं। बहुत सारी सभाएं ऐसी होती हैं जिन पर किसी समस्या पर रुख या विचार विश्वास व्यक्त किया जाता है, चर्चा किया जाता है, तो ये भी साधन है। और तीसरा आप देखिए कि तीसरे में आप रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, सोशल मीडिया आदि जो ये संचार के साधन हैं, ये सारे जो है जनमत के निर्माण के साधन के रूप में प्रयोग होते हैं। शिक्षण संस्थाएं, आप जनमत के निर्माण में शिक्षण संस्थाओं को भी, इन शिक्षण संस्थाओं को आप जनमत के निर्माण में शामिल कर सकते हैं। 5वें नंबर पर आप देखिए कि निर्वाचन, जब निर्वाचन होता है उसके माध्यम से भी जनता में जागरूकता और जनमत निर्माण होता है। 6ठे नंबर पर जनमत निर्माण का जो साधन है धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संस्थाएं, ये भी जनमत निर्माण की साधन होती हैं। अफवाहें, राजनीतिक दल, दबाव समूह,
ये सारे जो हैं ये जनमत निर्माण के साधन होते हैं। अब प्रश्न संख्या 34 की ओर हम चलते हैं। प्रश्न संख्या 34 है कि नौकरशाही के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो इसमें जो 4 ABCD दिए गए हैं, विकल्प हैं 1 2 3 4, इनमें से कौन सही है यही पूछ रहा है। ए है पद सोपान और अनुशासन, दूसरा राजनीतिक प्रतिबद्धता, तीसरा विवेक का प्रयोग, चौथा निश्चितता एवं सरकारी कार्यों में गुप्तता यानी गोपनीयता। ये तीन A, C और D, A, C और D आप देखिए यहां है, इसलिए विकल्प संख्या 3 जो है सही है। राजनीतिक प्रतिबद्धता नहीं बल्कि जो नौकरशाही होती है राजनीतिक निष्पक्षता के आधार पर काम करती है। जो नौकरशाही है इसको अंग्रेजी में ब्यूरोक्रेसी कहते हैं। ब्यूरोक्रेसी जो है 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक है ब्यूरो और जो ब्यूरो शब्द है यह फ्रांसीसी शब्द है और इसका अर्थ होता है मेज, और क्रेसी, क्रेसी जो शब्द है इसका अर्थ होता है शासन, यानी ब्यूरोक्रेसी मेज की शासन या मेज का सरकार। ब्यूरोक्रेसी जो शब्द है, इस ब्यूरोक्रेसी शब्द का पहला प्रयोग आधुनिक अर्थों में जिस व्यक्ति ने किया था वह फ्रांस का ही था। उसका नाम था विसेंट, क्या? विसेंट डी गोर्ने। विसेंट डी गोर्ने ने जो है नौकरशाही शब्द का प्रयोग किया था। वस्तुतः नौकरशाही शब्द जो है सरकार में, उद्योग में, सेना में, बड़े बड़े संगठनों में कार्य करने वाले कर्मचारियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये जो ब्यूरोक्रेसी है नौकरशाही, यह नौकरशाही जो है यह सेना, संगठन या फिर सरकार में कार्य करने वाले कर्मचारियों को कहा जाता है, कर्मचारियों को कहा जाता है। लास्की ने नौकरशाही की जो है लास्की, इन्होंने नौकरशाही की परिभाषा दी है। नौकरशाही की परिभाषा देते हुए लास्की ने कहा है कि नौकरशाही जो है ये सरकार की व्यवस्था है और जिसका नियंत्रण जो है अधिकारियों के हाथों में होता है और जिनकी सत्ता से साधारण जनता की, साधारण नागरिकों की स्वतंत्रताएं जो हैं खतरे में पड़ जाती हैं। नौकरशाही का विकास होते होते जब आया 18वीं शताब्दी के बाद जो स्थिति आई, मैक्स वेबर ने नौकरशाही की जो है विशेषताएं बताई और उसी के आधार पर नौकरशाही जो है प्रयोग में बेहतर तरीके से की जाने लगी। तो जो मैक्स वेबर ने नौकरशाही की विशेषताएं बताई हैं, उन विशेषताओं को आप जान लें तो आप समझ जाएंगे मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने जो विशेषताएं नौकरशाही की बताई हैं, उन विशेषताओं में पहला जो है श्रम विभाजन है। श्रम विभाजन यानी जो व्यक्ति जिसके योग्य हो उसको वही कार्य दिया जाएगा और उसको बांट दिया जाएगा, डिवीजन ऑफ लेबर कह दिया जाएगा। दूसरा जो है नौकरशाही में बताया है कि कार्य की निश्चित प्रक्रिया होती है, यानी निश्चित कार्य प्रक्रिया, निश्चित कार्य प्रक्रिया। अब आप देखिए तीसरा जो होता है नौकरशाही की विशेषता जो मैक्स वेबर ने बताया कि कार्य को पूरा करने के लिए विधिपूर्ण व्यवस्था होता है, तर्कसंगत व्यवस्था होता है, यानी विधिक व्यवस्था, विधिक व्यवस्था। नौकरशाही के जो लोग होते हैं वे निश्चित नियमों में बंधे होते हैं और कानून के अनुसार ही वे कार्य करते हैं।
इसमें इसकी एक विशेषता और भी होती है। चौथा, पद सोपान। पद सोपान यानी एक नियम के अंतर्गत ऊपर से नीचे तक, ऊपर उच्च अधिकारी, उसके नीचे निचला अधिकारी, इस तरह से एक हायरार्की क्रम होता है। और जो पद नौकरशाही में होते हैं उनके लिए अर्हता और योग्यता, अर्हता और योग्यता होना चाहिए, और इसके लिए परीक्षाएं होती हैं। जो उसके योग्य होता है वो नौकरशाही में जाता है। इसके साथ साथ नौकरशाही में अगला जो छठी बात है वह है निर्वैयक्तिकता। निर्वैयक्तिकता यानी जो व्यक्ति होता है उसके निजी विचार, उसके निजी मूल्य, उसके निजी पसंद का नौकरशाही में कोई अर्थ नहीं होता है, बल्कि वह कानूनों के आधार पर जो नियम कहता है उसके हिसाब से काम करता है। और नौकरशाही का अगला बात है कि रिकॉर्ड रखता है। वह जो भी काम होता है उसका एक निश्चित रिकॉर्ड होता है, उसे रखा जाता है, आगे उसका प्रयोग किया जाता है। उसके साथ साथ जो लोग नौकरशाही में काम करते हैं वो फुल टाइम जॉब के रूप में काम करते हैं, उन्हें वेतन एवं पेंशन, वेतन एवं पेंशन मिलता है। ये मैक्स वेबर ने नौकरशाही की जो है विशेषताएं बताई हैं। आप समझ गए होंगे कि राजनीतिक प्रतिबद्धता से नौकरशाही का लेना देना नहीं होता है, यद्यपि बहुत सारे राज्यों में नौकरशाही प्रतिबद्ध भी हो जाती है। अब अगला प्रश्न है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए और कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। पहला, ए कार्ल मार्क्स, पहला वर्ग संघर्ष दिया हुआ है, बी लोहिया समग्र क्रांति, सी जयप्रकाश नारायण उपयोगितावाद, और डी जो दिया हुआ है सप्त क्रांति। कार्ल मार्क्स का जो रिलेशन है, संबंध है, वह वर्ग संघर्ष से है। राम मनोहर लोहिया का जो है वह सप्त क्रांति से इनका संबंध है। जयप्रकाश नारायण का समग्र क्रांति से संबंध है, और मिल का संबंध उपयोगितावाद से है। तो आप देखिए कि इन चारों विकल्पों में 1, 2, 3, 4 में क्या सही हो सकता है। कार्ल मार्क्स, ए का वन आप देखिए, ए का 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, और बी का आप देखिए, बी का 4 देखिए यहाँ है। इसके बाद सी का 2 यहाँ है। इसके बाद डी का 3 यहाँ है। यानी इसमें विकल्प संख्या 2 जो है सही है। अब आप यहाँ पर ये जो 4 बातें जो है दी गई हैं इनके बारे में भी थोड़ा जान लें। यहाँ पर एक बात आई हुई है वर्ग संघर्ष जो मार्क्स से संबंधित है। क्लास स्ट्रगल, एक क्लास स्ट्रगल है क्या? कार्ल मार्क्स मानता है कि अब तक का समाज का पूरा इतिहास जो रहा है वह वर्ग के संघर्षों का इतिहास रहा है। ऐतिहासिक विकास क्रम में केवल साम्यवादी अवस्था को छोड़ दिया जाए तो अब तक जितने भी अवस्थाएं आई हैं सभी में वर्गों ने संघर्ष किया है। एक वर्ग के हित दूसरे वर्ग के हित के विपरीत रहा है। कार्ल मार्क्स आदिम साम्यवादी अवस्था में कहता है कि उत्पादन के जो साधन है वो पर्याप्त हैं, इसलिए वहां कोई संघर्ष की स्थिति नहीं है। लेकिन जैसे उत्पादकीय शक्तियों में विकास होता है और उसी के अनुकूल उत्पादकीय संबंध भी विकसित हो जाते हैं, जिसके फलस्वरूप समाज में 2 वर्ग यानी शोषक वर्ग और शोषित वर्ग पैदा हो जाते हैं। समाज 2 वर्गों में बढ़ जाता है। शोषण करने वाले हैव्स नॉट्स, जिसके पास संपत्ति के साधन
पर्याप्त मात्रा में संचित हैं, दूसरा जो संपत्ति के साधनों से वंचित है। इस तरह समाज दो वर्गों में बंट जाता है और जिसके फलस्वरूप चूंकि इनके जो परस्पर हित एक दूसरे के विपरीत हैं, अतः इनके बीच संघर्ष प्रारंभ हो जाता है और यही क्लास स्ट्रगल की बात जो है कौन करता है? कार्ल मार्क्स करता है। अब बात लोहिया की है। लोहिया ने सप्त क्रांति की बात कही। सप्त क्रांति, ये सप्त क्रांति क्या है? सात क्रांति। सप्त का अर्थ होता है सात। समाजवादी नेता लोहिया थे। ये भी समाज की विषमता को देख करके परेशान हैरान थे। ये समाज में समता लाने के लिए प्रयासरत थे। इन्होंने समाज में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से समाज में जो व्याप्त सात बुराइयां थी, उन बुराइयों से लड़ने या संघर्ष करने का आह्वान किया, जिसे आप सप्त क्रांति कहते हैं। ये सात क्षेत्र जो इन्होंने बताया कि ये सात कौन कौन सी बुराइयां हैं जिनसे जो है आपको लड़ना है। पहला जो बुराई उन्होंने बताया कि समाज में लैंगिक असमानता है। असमानता यानी समाज में स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव है और इस भेदभाव को सभ्य समाज को दूर करना चाहिए, इसके विरुद्ध लड़ना चाहिए। दूसरा जो उन्होंने बताया कि वर्ण भेद, रंग भेद, वर्ण भेद और रंग भेद यानी जाति के आधार पर, निर्जातीयता के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया कि समाज में जो है जातिवाद, छोटे बड़े का भेदभाव, यह बुराई के रूप में समाज में फैला हुआ है। इस जातिवाद नामक बुराई से भी लड़ना होगा। अगला उन्होंने जो बताया औपनिवेशिक मनः स्थिति या मानसिकता। पश्चिम ही सभ्य और उत्कृष्ट है, यह मान करके पश्चिम के विचार, उसकी संस्कृति, उसकी आर्थिक प्रणाली, हर चीज को अपना लेना, यह क्या है? एक औपनिवेशिक मानसिकता है। इस औपनिवेशिक मानसिकता से लड़ने की आवश्यकता है, ऐसा राम मनोहर लोहिया ने कहा था। 6वें नंबर पर निजता के अधिकार का जो बार बार उल्लंघन होता है, इससे भी उन्होंने लड़ने की बात कही थी। 6ठे नंबर पर देखिए, उन्होंने आर्थिक असमानता, समाज में फैले हुए आर्थिक असमानता से भी, ये भी एक बुराई है, इससे लड़ने की आवश्यकता है। और 7वें नंबर पर जिस क्रांति की उन्होंने बात की थी, हिंसा से जो है लड़ना होगा। वायलेंस समाज में जो हो रहा है, उस वायलेंस के खिलाफ भी लड़ना चाहिए। इस तरह से लोहिया समाज के 7 जो बुराइयां हैं, इन 7 बुराइयों से लड़ने और इन्हें समाज से दूर करने की बात करते हैं। बात जयप्रकाश नारायण की कर लेते हैं, समग्र क्रांति की। समग्र क्रांति जो है, ये है क्या? समग्र माने संपूर्ण क्रांति, हर क्षेत्र में क्रांति। जयप्रकाश नारायण भी एक समाजवादी नेता थे। बिहार राज्य के पटना के गांधी मैदान से मानव जीवन के समस्त क्षेत्रों में सुधार के लिए इन्होंने 1974 में समग्र क्रांति का नारा दिया
और जो 7 क्षेत्र थे जिसमें सामाजिक था, आर्थिक था, शैक्षिक था, सांस्कृतिक था, बौद्धिक, आध्यात्मिक, नैतिक, ये जो उन्होंने क्रांति का नारा दिया, यह नारा जो है भारत में सत्ता परिवर्तन का कारक बन गया। और आप देखते होंगे कि 1977 में आकर के राजनीतिक सत्ता का परिवर्तन और जनता दल की सरकार बनती है। यहां पर उपयोगितावाद को आप समझ लें। उपयोगितावाद है क्या? उपयोगितावाद के विचारधारा का वैज्ञानिक रूप से प्रतिपादन बेंथम ने किया था। यहां बात जे.एस. मिल की हो रही है और जे.एस. मिल भी उपयोगितावाद से जुड़ा हुआ था और बेंथम उसका गुरु था। बेंथम के उपयोगितावाद का जो आधार था वह अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, ऐसा कार्य जिससे ज्यादा या बहुमत को संतुष्टि मिलती है वह कार्य बेहतर है, यानी जिस कार्य में मात्रात्मक संतुष्टि अधिक है वह कार्य ज्यादा बेहतर है। मिल ने भी उपयोगितावाद को स्वीकार किया, लेकिन मिल ने उसको स्वीकार करते हुए उसमें गुणात्मकता का, क्वांटिटी नहीं बल्कि क्वालिटी का प्रवेश कराया और कहा कि ताश के पत्ते खेलना और जो है काव्य पाठ पढ़ना, दोनों के सुखों की जो मात्रा का आनंद है समान हो सकता है, लेकिन दोनों के गुणों में जो है वह अंतर है, इसलिए कविता पाठ जो है वो ज्यादा बेहतर है। तो आप देखें प्रश्न संख्या 36 के चारों विकल्पों की व्याख्या को आपने देखा। प्रश्न संख्या 36 जो आया हुआ है यह इंटरनेशनल रिलेशन से है। इसमें है क्या? सामूहिक सुरक्षा की बात हुई है। सामूहिक सुरक्षा के लिए निम्न में से कौन सत्य है? 4 विकल्प यहां पर हैं, 1 2 3 4। इसमें ये जो कूट दिए हुए हैं इन्हीं कूटों से चयन करके आपको उत्तर देना है। पहला ए है कि सभी राष्ट्र आक्रमणकारी को पहचानते हैं, यह ठीक है। आक्रमणकारी की शक्ति राष्ट्रों की सामूहिक शक्ति से अधिक होती है, यह गलत है। सामूहिक सुरक्षा में एक सब के लिए सब एक के लिए कार्य करते हैं, यह भी ठीक है। यह यथास्थिति का विरोधी है, यह भी जो है क्या है? गलत है, क्योंकि यथास्थिति का यह समर्थक है। अब आप देखें कि इसमें 2 ही विकल्प जो सही हैं। आप यहां देखिए ए और सी। आप देखिए विकल्प संख्या 3 अगर आप देखेंगे तो ए और सी यही सही है। अब कलेक्टिव सिक्योरिटी के बारे में आप समझ लीजिए कि कलेक्टिव सिक्योरिटी सामूहिक सुरक्षा वास्तव में है क्या। सामूहिक सुरक्षा एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें दुनिया भर के राष्ट्र या विभिन्न राष्ट्र सामूहिक रूप से मिलकर संभावित आक्रमण का विरोध करने के लिए तैयार होते हैं। वस्तुतः यह जो है निरस्त्रीकरण और अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़ी हुई व्यवस्था है। सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत यह तय होता है कि सामूहिक सुरक्षा के में शामिल होने वाले राष्ट्र जो हैं उनमें से यदि किसी राष्ट्र पर आक्रमण होता है तो उसे सभी राष्ट्रों पर आक्रमण माना जाएगा और सभी राष्ट्र मिल करके आक्रमणकारी राष्ट्र के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, यानी एक सब के लिए और सब एक के लिए। युद्ध को रोकने यानी युद्ध ना हो, सामूहिक सुरक्षा में चूंकि संगठित शक्ति हो जाती है, ज्यादा शक्ति हो जाती है, इसलिए यथास्थिति को बनाए रखने की बात कही जाती है। अच्छा, युद्ध को रोकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन अगर युद्ध प्रारंभ हो गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति और की अभिवृद्धि के लिए खतरा हो गया, तो जो प्रभावित राष्ट्र युद्ध से है जिसके ऊपर आक्रमण किया गया है, तो सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत जुड़े हुए अन्य राष्ट्रों का यह उत्तरदायित्व हो जाता है कि उस युद्ध से प्रभावित राष्ट्र की रक्षा करें। सामूहिक सुरक्षा जो है, कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है, इसकी एक मौलिक मान्यता है। इसकी मौलिक मान्यता यह है कि युद्ध को समाप्त नहीं किया जा सकता, यानी अंतर्राष्ट्रीय जगत
में युद्ध की जो संभावना है इसको हमेशा के लिए समाप्त नहीं किया जा सकता है, इस पर केवल नियंत्रण लगाया जा सकता है। और नियंत्रण लगाने के उपाय के रूप में क्या है? सामूहिक सुरक्षा है। सामूहिक सुरक्षा के अंतर्गत इतिहास में कुछ उदाहरण भी मिलते हैं। जैसे कोरिया संकट के समय 1950 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने सामूहिक सुरक्षा का इस्तेमाल किया था। सुएज संकट के समय 1956 में सुएज संकट आया, उसमें जो है खाड़ी संकट 1991 में सामूहिक सुरक्षा का सफल प्रयोग किया गया था। तो आप अब सामूहिक सुरक्षा को समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 37 जो है इसमें शीत युद्ध का अर्थ है। शीत युद्ध का क्या अर्थ है? एक, शीतकाल में लड़ा जाने वाला युद्ध यानी ठंडी में लड़ा जाने वाला युद्ध। बी, महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंध, कोई महाशक्तियां होंगी उनके बीच तनातनी रस्साकसी। दो पड़ोसी राष्ट्रों के बीच जैसे भारत और पाकिस्तान है इनके बीच जो है संबंध, सियाचिन में लड़ा जाने वाला, उस बर्फीले क्षेत्र में लड़ा जाने वाला युद्ध ये नहीं है। शीत युद्ध जो है वास्तव में महाशक्तियों के बीच तनावपूर्ण संबंधों का नाम है। विकल्प संख्या 2 सही है। अब शीत युद्ध को आप समझ लीजिए कि वास्तव में शीत युद्ध जो है वो है क्या। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आप सभी लोग जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध जो है 1939 से लेकर के 1945 तक चला। इस युद्ध में जो रूस रहा है वह मित्र देशों के साथ था। युद्ध समाप्त होता है और उस युद्ध की समाप्ति के बाद समाजवादी देश जो पूर्व सोवियत संघ है तथा पूंजीवादी देश जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसके बीच तनावपूर्ण संबंध होते हैं। यही तनावपूर्ण संबंध जो है यह शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। इस शीत युद्ध में वैचारिक घृणा, एक दूसरे से घृणा, एक दूसरे के प्रति अविश्वास, एक दूसरे की जासूसी करना, साइकोलॉजिकली मानसिक स्तर पर, विचारों के स्तर पर एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किया जाने वाला युद्ध जो है वही क्या है? शीत युद्ध। यानी यह युद्ध जो है शीत युद्ध एक तरह से वैचारिक स्तर पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने के लिए संघर्ष था। तो दूसरी ओर अपना प्रभाव क्षेत्र पूरी दुनिया में बढ़ाने के लिए दोनों देशों के बीच संघर्ष था। और यह शीत युद्ध का जो काल रहा है, समय अवधि रही 1946 से लेकर 1962 तक। इस काल में दोनों देशों, वो देश कौन थे? सोवियत रूस, सोवियत रूस और अमेरिका, इन दोनों देशों के बीच जो है शीत युद्ध जो है चला। इसे चूंकि यह कोल्ड वॉर रहा, यह गर्म युद्ध में यानी युद्ध प्रकट रूप में नहीं आ पाया, अप्रकट रूप में रहा, विचारों के स्तर पर रहा, मानसिक स्तर पर रहा, इसीलिए इसे मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध कहा गया। कहाँ? दिमाग में लड़ा जाने वाला युद्ध, मस्तिष्क में लड़ा जाने वाला युद्ध, इस युद्ध को कहा गया। दोनों देश जो थे वे अपनी शक्ति और प्रभाव के विस्तार के लिए सैन्य गठबंधन कर रहे थे। 1949 में नाटो बना, 1955 में वार्सा बना। ये प्रचार प्रोपोगंडा के माध्यम से जो है अपना वर्चस्व, अपनी नीतियों को बढ़ाकर वर्चस्व, अन्य देशों को आर्थिक सहायता देकर के वर्चस्व, दूसरों के आंतरिक मामलों में घुसपैठ करके जासूसी करने का षड्यंत्र, किन्हीं मामलों में सैनिक हस्तक्षेप कर देने का, अधिक से अधिक शस्त्रों को इकट्ठा करने के लिए शस्त्रों को बेच करके मजबूत बनाने का प्रयोग ये देश कर रहे थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात थी, इन देशों में जो है वह सीधे टकराव
की अनुपस्थिति थी, टकराव नहीं। यानी सब चीज जो रहा ये मानसिक स्तर पर रहा, इसीलिए इसे जो है शीत युद्ध कहा गया। अब अगला प्रश्न देखिए, 1900 प्रश्न संख्या 38 है, भारत में प्रथम बार गुट निरपेक्ष सम्मेलन आयोजित किया गया। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन जो रहा भारत में कब आयोजित किया गया? ए 1980, बी 1986, 3 1983, 4 1981। इसमें जो उत्तर दो सही है 1986 में। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है भारत के विदेश नीति की मौलिक सिद्धांत है। इस गुट निरपेक्ष नीति के अंतर्गत अभी पूर्व में हमने शीत युद्ध की बात किया, दो ब्लॉक बन गए थे, दो गुट बन गए थे जो अपने अपने वर्चस्व के लिए परस्पर संघर्ष कर रहे थे। भारत और उसके साथ जो नव स्वतंत्र देश थे ये अपनी स्वतंत्रता, अखंडता, अपने आर्थिक विकास की रक्षा करना चाहते थे, अपनी समृद्धि चाहते थे। इसलिए इन लोगों ने दोनों गुटों में से किसी भी गुट में शामिल ना होने का निर्णय लिया और एक स्वतंत्र विदेश नीति के पालन करने का प्रयत्न किया। ऐसी स्थिति में गुट निरपेक्षता की नीति को आप तटस्थता की नीति भी नहीं कह सकते, क्योंकि नेहरू ने कहा था कि जहां अनुचित होगा वहां हम जो है हस्तक्षेप करेंगे, यानी अनुचित का विरोध करेंगे और उचित का हम समर्थन करेंगे। तो इस गुट निरपेक्षता की नीति का इतिहास क्या है? 1955 की बात है। 1955 के बाली द्वीप, बाली क्या है? द्वीप। यह बाली द्वीप कहां है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। यहां पर एक सम्मेलन होता है और इस सम्मेलन का जो नाम था अफ्रो एशियाई सम्मेलन, एशियाई सम्मेलन। यानी इस सम्मेलन में अफ्रीका और एशिया के देशों ने भाग लिया था। इसमें जो 9 स्वतंत्र देश थे, इस सम्मेलन में उनकी संप्रभुता, उनकी स्वतंत्रता, आर्थिक सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास के लिए बात की गई। और इस बाली द्वीप में होने वाला जो सम्मेलन था उसका जो नाम था वह था बाडुंग सम्मेलन। कौन सा सम्मेलन? बाडुंग। बाडुंग। यही सम्मेलन जो था, यहीं पर गुट निरपेक्षता की जो है नींव पड़ती, एक तरह से विचार के स्तर पर आता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का औपचारिक बैठक यानी फॉर्मल बैठक जो रही है वह जो है 1961 में यूगोस्लाविया के बेलग्रेड, कहाँ? यूगोस्लाविया के कहाँ? बेलग्रेड में। और इसमें 25 देश भाग लिए थे। आप जान लीजिए इन देशों ने भाग लिया और यहीं पर गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। गुट निरपेक्ष आंदोलन में जिन प्रमुख नेताओं की भूमिका थी उसमें सबसे पहला नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू का आता है। दूसरा मिस्र के नासिर थे, यूगोस्लाविया के टीटो थे, इंडोनेशिया के सुकर्णो थे, घाना के क्वामे नक्रुमा थे। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन जो है युगांडा की राजधानी कंपाला में हुई। इसमें
वर्तमान में 120 देशों ने जो है भाग लिया। ऐसी स्थिति में आप देखिए कि जो अगला 2027 में 20वां सम्मेलन जो होगा, जो 2027 में होगा, वह उज्बेकिस्तान में इसके होने की संभावना है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 7वां शिखर सम्मेलन जिसके बारे में पूछा है, 7वां, यह शिखर सम्मेलन दिल्ली में हुआ, दिल्ली में, और 1986 में हुआ। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी। अगला क्वेश्चन आप देखिए कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ में पारित हुआ था। 3 नवंबर 2001, 3 नवंबर 1950, 3 नवंबर 1949, 3 नवंबर 1948। तो इसमें जो उत्तर सही है 2, 3 नवंबर 1950। अब आप जान लें कि शांति के लिए एकता प्रस्ताव है क्या। शांति के लिए एकता प्रस्ताव कोरिया संकट के समय 3 नवंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने पारित किया था। इस प्रस्ताव के अनुसार शांति स्थापना के लिए विश्व स्तर पर यदि सुरक्षा परिषद में गतिरोध पैदा हो तो शांति स्थापना हेतु सुरक्षा परिषद के जगह महासभा जो है कार्रवाई कर सकता है। कोरिया संकट के समय सोवियत रूस सुरक्षा परिषद में बार बार वीटो का प्रयोग कर रहा था, जिससे कोरिया, जिसमें उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर हमला किया था, वहां शांति की स्थापना या सैन्य कार्रवाई सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी। ऐसी स्थिति में अमेरिका के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने जो है शांति के लिए एकता प्रस्ताव लाया। हमने बताया कि कोरिया संकट में 25 जून 1950 को उत्तरी कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर आक्रमण कर दिया था, और उत्तर कोरिया क्योंकि समाजवादी देश था, इसलिए उसका समर्थन चीन और रूस दोनों कर रहे थे। चूंकि उत्तर कोरिया का यह उद्देश्य था कि जो 38वीं समांतर रेखा है, जो उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दोनों को अलग करती है, इसको समाप्त करके कोरिया का पूरी तरह एकीकरण कर दिया जाए, जबकि दक्षिण कोरिया का समर्थन अमेरिका कर रहा था। इस जो कोरिया संकट था, इसमें भारत ने मध्यस्थता की थी और शांति और युद्ध विराम कायम किया था। तो अगला प्रश्न हम लेते हैं 40वां प्रश्न है कि पैकेज डील है क्या। भारत चीन वार्ता से, दूसरा जो है चीन पाक वार्ता से, 3 संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से, 4 कॉमनवेल्थ की सदस्यता से। तो आप जान लें कि इसमें विकल्प संख्या 3 जो है यह संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता से पैकेज डील का संबंध है। 1950 के दशक में कई राष्ट्रों को एक साथ संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यता दिलाने के लिए इस पैकेज डील शब्द का प्रयोग किया गया। पैकेज डील यानी एक साथ कई देश जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता को प्राप्त किए। अगला प्रश्न जो काफी महत्वपूर्ण है, यह है कि 41वां नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग उठाई गई थी। ए बाडुंग सम्मेलन में, 2 अल्जीरिया सम्मेलन में, 3 बेलग्रेड सम्मेलन में, 4 कार्टेजेना सम्मेलन में। इसमें आप जान लें कि जो उत्तर सही है वह 2 अल्जीरिया सम्मेलन में। तो आप देखिए कि पहले तो आप जानिए कि नियो है क्या। नवीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग है यह, जिसमें विकासशील देश जो हैं एक ऐसी वैश्विक आर्थिक प्रणाली चाहते हैं जिसमें आर्थिक शोषण ना हो, जिसमें उपनिवेशवाद ना हो, जिसमें विदेशी निर्भरता ना हो। यानी वर्तमान जो विश्व व्यवस्था संचालित है उसमें विकासशील देश पश्चिम सशक्त देशों पर आर्थिक रूप से आश्रित हैं, प्रभाव उनका इनके ऊपर है, विदेशी निर्भरता इनके ऊपर है।
ये उससे मुक्ति चाहते हैं, एक ऐसी नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करके। इसे न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर यानी नियो भी कहते हैं। नियो की मांग वास्तव में 1960 और 1970 के दशक में जो है यह विकासशील देशों के द्वारा जो है उठाया गया और संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से उठाया गया। गुटनिरपेक्ष देशों का एक सम्मेलन हुआ 1962 में। 1962 मिस्र के कहाँ? काहिरा में। इस काहिरा में हुए सम्मेलन में आर्थिक विकास की समस्याओं पर, कैसे हम अपना आर्थिक विकास करें, इस पर पहली बार चर्चा हुई। इसके बाद 1973 सितंबर 1973 में अल्जीयर्स में जो है गुटनिरपेक्ष देशों का जो है सम्मेलन हुआ और यह सम्मेलन था चौथा सम्मेलन। इसी सम्मेलन में जो है नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की मांग उठाई गई। इसके बाद 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ के चौथेवें विशेष अधिवेशन में भी नियो की जो है मांग की गई, अधिवेशन बुलाया गया इसी मुद्दे पर और इस पर नियो पर विचार किया गया। अगला प्रश्न ले लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन तृतीय विश्व के देश हैं? तृतीय विश्व के देश जो है विकासशील देश होते हैं, वही इसके अंतर्गत आते हैं। ए जापान, कनाडा, पूर्व सोवियत संघ, बी अमेरिका, जर्मनी, नीदरलैंड, सी भारत, नाइजीरिया, श्रीलंका, डी भारत, जापान और कनाडा। आप देखिए विकल्प संख्या 3, यही जो है विकासशील देशों के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न 43वां है कि दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए काठमांडू, बी सिंगापुर, 3 बैंकॉक, 4 जकार्ता। तो इसमें जो उत्तर सही होगा वह होगा जकार्ता। तो आप जान लीजिए कि दक्षिण पूर्व एशियाई सहयोग संगठन यानी आसियान है क्या। आसियान की राजधानी कहाँ है? इंडोनेशिया की जकार्ता में है। आसियान की स्थापना जो हुई थी वस्तुतः थाईलैंड के बैंकॉक में। कहाँ हुई थी? थाईलैंड के बैंकॉक में जो है आसियान, यह आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है। बैंकॉक में इसकी बैठक हुई और 8 अगस्त 1967 इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को आसियान की स्थापना हुई। तो आसियान की जो स्थापना हुई, दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का जो संगठन है, तो इन दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का इस तरह के संगठन का निर्माण करने का उद्देश्य क्या था? क्योंकि ये सदस्य देश अपना आर्थिक समृद्धि चाहते थे, यानी आर्थिक विकास चाहते थे, अपनी सोशल प्रोग्रेस चाहते थे, सामाजिक प्रगति चाहते थे, कल्चरल डेवलपमेंट चाहते थे, सांस्कृतिक विकास चाहते थे और अपने क्षेत्र में शांति और स्थिरता चाहते थे। यानी कुल मिलाकर के हर क्षेत्र में ये विकास चाहते थे। इसलिए इन देशों ने जो है आसियान का गठन किया। जो आसियान है इसके सदस्य देशों की वर्तमान में कुल संख्या जो है वह 10 है। प्रारंभ में इसके जो अस्थायी सदस्य देश प्रारंभ में आए वह पहला था इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया, तीसरा फिलीपींस, चौथा सिंगापुर, 5वां थाईलैंड। ये जो 5 इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड देश थे, ये इसके संस्थापक सदस्य हैं। 1984 में इसमें जो है 1984 में ब्रुनोई 1984 में इसमें शामिल होता है। 1995 में वियतनाम
1995 देखिए वियतनाम। इसके बाद 1997 में जो है म्यांमार, 1997 म्यांमार जिसे आप बर्मा कहते हैं, और 1999 में कंबोडिया। ये जो रहा है, इस तरह से कुल मिलाकर के आसियान में कितने सदस्य हैं? 10 सदस्य हैं। 44 है कि भारतीय विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य नहीं है, पूछ रहा है। इसमें पहला है अफ्रीकी एशियाई एकता, 2 पड़ोसी देशों के मध्य शक्ति का विस्तार, सी गुटनिरपेक्षता, और डी निशस्त्रीकरण। तो आप यहाँ देखिए कि बी पड़ोसी देशों के मध्य शक्ति विस्तार भारत नहीं चाहता है, भारत नहीं चाहता है पड़ोसी देशों के बीच शक्ति का विस्तार, और तीनों हैं। भारतीय विदेश नीति का वास्तव में उद्देश्य क्या है? प्रत्येक राष्ट्र का एक राष्ट्रीय हित होता है और उसी राष्ट्रीय हित के संवर्धन, संरक्षण और संचालन के लिए कोई राष्ट्र विदेश नीति अपनाता है। भारत का राष्ट्रीय हित भारत की संप्रभुता, राष्ट्रीय अखंडता की रक्षा करना, क्षेत्रीय और वैश्विक शांति को बढ़ावा देना, देश का आर्थिक विकास करना, विश्व स्तर पर निशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, विदेशों में बसे हुए भारतीय प्रवासियों की रक्षा करना, वैश्विक ई गवर्नेंस यानी वैश्विक गवर्नेंस, जैसे विश्व स्तर पर जो आतंकवाद फैल रहा है, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो तमाम संस्थाओं में सुधार की आवश्यकता है, यानी वैश्विक गवर्नेंस, ये संस्थाएं बेहतर काम करें, विश्व में ये चीज़ें जो बुराइयां हैं ये दूर हों, ये भी जो है भारतीय विदेश नीति का उद्देश्य है। मुख्य रूप से भारतीय विदेश नीति का जो सैद्धांतिक मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है वह गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत रहा है, पंचशील का सिद्धांत रहा है, साधनों की पवित्रता का सिद्धांत रहा है, साम्राज्यवाद प्रजातिवाद के विरोध का सिद्धांत रहा है, हर स्तर पर उपनिवेशवाद का विरोध रहा है। भारत का जो पंचशील का सिद्धांत है वह मानता है, यह पंचशील की बात अभी हमने कहा, पंचशील, पंचशील का मतलब होता है आचरण के नियम, आचरण के नियम, यानी वैश्विक संबंधों में आप कैसे व्यवहार करेंगे, किन आचरण के नियमों को आप अपनाएंगे, वे पंचशील कहे गए। पंचशील में 5 बातें आती, शील माने आचरण होता, पंच मीन्स 5 होता है, आचरण के 5 नियम। ये 5 नियम कौन कौन से हैं? पहला जो है एक दूसरे के संप्रभुता, संप्रभुता और क्या, क्षेत्रीय अखंडता, क्षेत्रीय अखंडता। ऐसा नहीं है कि दूसरे के क्षेत्रीय अखंडता को आप स्वीकार ना करें, दूसरे की संप्रभुता को मान्यता ना दें, तो यह जो है पंचशील यानी एक दूसरे की संप्रभुता, एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करना। दूसरा जो इसमें रहा है कारक वह है अनाक्रमण, अनाक्रमण यानी एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करना। और तीसरा जो इसके अंतर्गत रहा है अहस्तक्षेप, यानी एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना, इसी को अहस्तक्षेप कहा गया है। चौथा परस्पर लाभ और समानता का सिद्धांत, यानी चौथा समानता, समानता और परस्पर लाभ, और अंतिम जो 5वां है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व, यानी शांति के साथ, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व यानी शांति के साथ आपको सबके साथ रहना है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना।
अगला प्रश्न आप देखिए कि प्रश्न संख्या 45 है कि किसने जो है लोक प्रशासन को आधुनिक सरकारों की समस्या का हृदय कहा है। तो आप इसमें देखिए कि इसमें जो उत्तर है, पहला दिया हुआ है उर्विक, दूसरा फ्योल, तीसरा लूथर गुलिक और चौथा एलडी व्हाइट। इसमें जो उत्तर सही है वह उत्तर सही है एलडी व्हाइट। यानी लोक प्रशासन जो है आधुनिक सरकारों में काफी महती भूमिका, बहुत विशेष भूमिका निभाती है। यदि लोक प्रशासन सुचरित्र, पारदर्शी, जनसेवक के रूप में कार्य करे तो राष्ट्र निश्चित रूप से लोक कल्याणकारी राज्य बन जाएगा। ये जो है आप देखिए यह एलडी व्हाइट से संबंधित है। प्रश्न संख्या 46वां हम लेते हैं कि 46वां है कि न्यायपालिका प्रशासन की निरंकुशता पर किस प्रकार से प्रतिबंध लगा सकती है। तो आप देखिए कि न्यायपालिका प्रशासन पर कैसे प्रतिबंध लगाती है। यहाँ पर दिया हुआ है कि पहला कि सरकार के विरुद्ध अभियोग पर, 2 मंत्रिमंडल में परिवर्तन द्वारा, 3 राष्ट्रपति को अपदस्थ कर, 4 लोकपाल के माध्यम से। आप इसमें देखिए जो उत्तर होगा कि न्यायपालिका जो है लोकपाल के माध्यम से ही जो है वह प्रशासन की निरंकुशता पर, उसके मनमानीपन पर, चूंकि लोकपाल जो है यह प्रशासन की जो भ्रष्टाचारिता है, जो स्वेच्छाचारिता है, इसकी जांच करने की जो है संस्था है और यह जांच करके जब रिपोर्ट देगी उस रिपोर्ट के आधार पर नौकरशाही पर प्रतिबंध न्यायपालिका लगा सकती है। प्रश्न संख्या 47 आपके सामने है कि निम्न में से कौन सही है। इसमें से सही बात कर रहा है कि प्रशासन का मध्यवर्ती सोपान सहायक अभिकरण कार्य सौंपता है, यह गलत है। सहायक इकाइयां प्रमुख कार्यकारी की सहायता करती हैं। तीसरा, सहायक इकाइयां प्रमुख कार्यकारी की सहायता नहीं करती हैं। चौथा, सहायक अभिकरण नीतियों में सुधार का सुझाव। तो लोक प्रशासन में आप देखिए सूत्र और स्टाफ की बात की जाती है। स्टाफ और ये सूत्र जो है यही कार्यकारी इकाइयां हैं, कार्यकारी इकाई, और इस स्टाफ का काम है इस कार्यकारी इकाई को सहायता देना, सहायता। इसमें जो उत्तर आप देखिए बी, यही उत्तर जो है सही है। प्रश्न संख्या 48 है, आप देखिए कि स्वतंत्र नियामक आयोग का जन्म हुआ ए जापान, बी जर्मनी, सी अमेरिका और डी इंग्लैंड। तो इसमें जो उत्तर सही है वह है अमेरिका। आप सभी लोग जानते हैं कि अमेरिका में जो शासन व्यवस्था है वह है संघात्मक व्यवस्था, संघात्मक। और संघात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका, पालिका यानी एग्जीक्यूटिव और विधायिका लेजिस्लेटिव दोनों एक दूसरे से पृथक होते हैं, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं। तो इसी कारण जो है कांग्रेस, वहाँ की विधायिका क्या है, कांग्रेस ने जो है स्वतंत्र नियामकी आयोग का गठन किया जो स्वतंत्र है, जिसका निश्चित कार्यकाल होता है, जो प्रशासनिक जो स्वेच्छाचारिता होती है और कई चीजें हैं उसका जांच करता है। तो इस तरह से इसका उत्तर आप समझ गए होंगे। प्रश्न संख्या 49, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, गृह मंत्री, वित्त मंत्री। इसमें उत्तर सही है गृह मंत्री। अगला प्रश्न हम लेते हैं कि भारत में प्रशासकीय सुधार आयोग का गठन किया गया था। ए 1961, बी 1962, सी 1963 और डी या 4 1966। तो भारत में प्रशासनिक सुधार आयोग चौथा 5 जनवरी कब 1966 में
किया गया था। और इस प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष जो बनाए गए वो मोरारजी देसाई। लेकिन इनके बाद हनुमथैया को इसका अध्यक्ष बना दिया। प्रशासनिक सुधार आयोग का जो कार्य था कि प्रशासनिक यानी नौकरशाही में जो स्वेच्छाचारिता है, जो भ्रष्टाचार है, जो अपारदर्शिता है, इन सब का जो है कि संदर्भ में कैसे जो है कार्य किया जाए कि जिससे यह बेहतर तरीके से कार्य कर सके। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता प्राप्त के समय पहला लोक निगम था। पहला लोक निगम जीवन बीमा निगम, इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन, पुनर्वास वित्त निगम, इंडिया इंटरनेशनल। तो पुनर्वास वित्त निगम यही पहला जो है लोक निगम था, यह 1948 में आया। तो यहाँ पर यही जो सही है। और जो है 1955, ये भी 55 और ये 60 के करीब आया था। तो इसलिए जो है इसमें सी सही है। प्रश्न संख्या 52 है कि नौकरशाही है ए ब्रिटेन की देन, बी मध्यवर्गीय सामंतीकृत, सी प्राचीन रोम की देन और डी एक आधुनिक विकास। तो यह एक आधुनिक विकास है। यद्यपि जो नौकरशाही है इसका इस तरह का कारोबार प्राचीन काल में भी होता रहा है, लेकिन 18वीं सदी में नौकरशाही का विकास आधुनिक काल में होता है। इसलिए यहाँ पर एक आधुनिक विकास सही है। प्रश्न संख्या 53 है कि औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिका शक्तियां कहाँ निहित होती हैं। ये सैद्धांतिक रूप से पूछ रहा है। ए लोकसभा, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी केंद्र में सत्तासीन दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष में। तो यहाँ पर राष्ट्रपति सही होगा, क्योंकि राष्ट्रपति जो होता है वही औपचारिक रूप से कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और सैद्धांतिक रूप से शक्तियों का प्रयोग उसी को करना है। यद्यपि वास्तविक रूप से शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल करता है। अगला कि भारत में प्रशासनिक संरचना की नींव पड़ी ए 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट से, बी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, 3 1866 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट से और डी 1858 ईस्वी के एक्ट से। तो इसमें उत्तर जो है वह 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट से चली भारत में सिविल सर्विसेज का गठन हुआ। यद्यपि 1953 के चार्टर अधिनियम से भारत में सिविल सेवाओं की शुरुआत हो गई थी। प्रश्न संख्या 55 है कि भारत में बजट निर्माण में संलग्न रहते हैं ए वित्त मंत्रालय, बी योजना आयोग और सी नियंत्रक महालेखा परीक्षक, डी समस्त लोकायुक्त। ये तो कट जाएगा क्योंकि भ्रष्टाचार की जांच करने वाली संस्था है यह। तो यहाँ पर आप देखिए मूल रूप से तो ए और बी, लेकिन इसमें जो है कोई ऑप्शन ए बी नहीं है, इसलिए हम इसमें सी को भी शामिल कर लेते हैं। तो विकल्प संख्या ए बी और सी है। आप यहाँ देखिए कि बजट निर्माण में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की जो भूमिका होती है वह बजट निर्माण के समय नहीं होती है, लेकिन जब खर्च हो जाता है तो उसकी जांच करता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक करता है। क्योंकि इसका कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसमें ए बी सी सही हो जाएगा। भारत में 56वां है कि लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन सौंपती है ए राष्ट्रपति को, बी प्रधानमंत्री को, सी लोकसभा को और डी वित्त मंत्री को। तो इसमें 3 जो सही होगा वह होगा लोकसभा को। तो आप देखिए कि जो लोक लेखा समिति भारत में है वास्तव में उसका जो 1921 में इसका पहली बार भारत में जो है गठन हुआ था और 1919 के भारत शासन
शासन अधिनियम। अब देखिए कि इससे गठन हुआ था 1921 में जो है इसका गठन हुआ। और जो लोक लेखा समिति है वर्तमान में जो है इसमें कुल सदस्यों की संख्या 22 होती है और उस 22 में से जो है 15 जो है यह लोकसभा से हैं और जो है 7 जो है यह कौन से हैं, राज्यसभा से हैं। और इस लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है उसकी नियुक्ति जो है लोकसभा अध्यक्ष करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। और आप देखिए इस लोक लेखा समिति का जो कार्यकाल होता है यानी कितने समय तक यह कार्य करती है, कार्यकाल, यह कार्यकाल जो होता है वस्तुतः 1 वर्ष होता है। और यह लोक लेखा जो समिति होती है यह अस्थाई समिति है। और एक बात आप जान लीजिए कि यह एक जो है वित्तीय समिति है, वित्तीय समिति है। और यह जो है जो कैग का रिपोर्ट होता है उसका परीक्षण करती है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि निर्णय यानी डिसीजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन एक सत्य नहीं है, यानी डिसीजन है क्या चीज, निर्णय क्या चीज है, या विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चुनाव करने की प्रक्रिया है। यह तो ठीक है भाई। इसमें सर्वोत्तम विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, यह भी ठीक है। यह योजनाओं और नीतियों का सही चुनाव नहीं करता, यह गलत है। यह विवादों के समाधान की एक प्रक्रिया है, ठीक है। विवादों के समाधान की प्रक्रिया इसलिए है कि कई विकल्प जो हैं जिसमें जो सर्वोत्तम विकल्प है उसी को चयन करने की कला क्या है, निर्णय है। तो इसमें जो उत्तर सही आप देखिए ये वाला उत्तर 3 यही जो है आपका सही है। प्रश्न संख्या 58, अभिप्रेरणा का एक अत्यधिक लोकप्रिय सिद्धांत है कीथ डेविड का सिद्धांत, मैस्लो की आवश्यकता सोपान का सिद्धांत, तीसरा फ्रेडरिक टेलर का वैज्ञानिक प्रबंध का सिद्धांत, चौथा मैक फायरलैंड का सिद्धांत। तो इसमें आप देखिए कि यहाँ पर अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन की बात कही गई है, अभिप्रेरणा। और यह अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो है वह मैस्लो का है, किसका, मैस्लो का। यानी इसमें जो उत्तर 2 सही है। अब यह प्रेरणा का सिद्धांत है क्या, यानी मनुष्य जो है कैसे जो है वह संचालित होता है कि पहले वह अपनी प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी करता है, उसके बाद आगे बढ़ता है। मैस्लो बताता है कि आधार में पहले नंबर पर व्यक्ति जो है वह शारीरिक जरूरतें पूरा करता है, शारीरिक। अब शारीरिक आवश्यकताएं क्या है भाई, आवश्यकताएं रोटी कपड़ा और मकान, गहरी निद्रा, ये जो है आपके प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। जब प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी व्यक्ति की हो जाती हैं तो आता है सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं की यह पूर्ति करता है। सुरक्षा यानी जो संपत्ति उसके पास है, धन संपदा है, जो भी है, माल आसबाब, उसके सुरक्षा की चिंता होती है। तीसरे नंबर पर वह आता है कि सुरक्षा के बाद आप प्रेम और संबंध की बात करता है, प्रेम और संबंध। यह समाज में वह चाहता है कि लोगों से उसे संबंध हो, लोग जाने समझें। चौथे नंबर पर जब उसकी आती है प्रेरणा का जो स्तर होता है वह होता है सम्मान, यानी लोग उसको आदर सम्मान दें, उसकी इज्जत दें और उसे प्रमुखता दें। और अंतिम चौथा मैस्लो ने बताया वह होता है सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म प्रत्यक्षीकरण, आत्म प्रत्यक्षीकरण, यानी मैं क्यों यहाँ आया हूँ, मैं क्यों हूँ, मेरा आने का उद्देश्य क्या है, स्वयं को जानो। इस तरह से यह आप समझ गए होंगे कि मैस्लो का जो है ये सारे हैं सिद्धांत। सबसे पहले आदमी ये आवश्यकता पूरी करता है, फिर यह पूरी करता है, फिर ये, फिर अंतिम में सेल्फ रियलाइजेशन की बात आती है। प्रश्न संख्या 59 है कि भारत
कि जनगणना आयुक्त का कार्यालय संबंध प्रधानमंत्री सचिवालय, लोकसभा सचिवालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। तो आप जान लें कि विकल्प संख्या 3 गृह मंत्रालय से संबद्ध होता है। अंतिम प्रश्न 60वां प्रश्न है कि लोक प्रशासन पर संसदीय नियंत्रण के लिए कौन सा एक तरीका उपयुक्त नहीं है? ए वाद विवाद तथा बहस, दूसरा स्थगन प्रस्ताव, तीसरा अविश्वास प्रस्ताव और चौथा सदन से बहिर्गमन। इसमें आप तीनों देखिए कि संसद जो है वह कार्यपालिका पर इन तीनों माध्यम से नियंत्रण रखती है, लेकिन सदन से बाहर चले जाना, बहिर्गमन हो जाना, इस जो है यह उपयुक्त नहीं है संसदीय नियंत्रण का। तो इसमें उत्तर संख्या 4 जो है यही सही है। इस तरह से आप सभी लोगों ने प्रश्न संख्या 31 से लेकर के प्रश्न संख्या 60 तक का अध्ययन कर लिया। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में